और बाकी जो भी एजेंसीज वो पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, उनकी सर्च लेबोरेटरीज, मिनिस्ट्री में अपने जासूसों को बिठा रही थी ताकि पाकिस्तान में होने वाली छोटी से छोटी बात का भारत को पता लगता रहे। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि उसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ ऑफिसर्स लखनऊ में थे, जहां उनकी नजर किसी मंच पर अपने अभिनय की प्रस्तुति दे रहे रविंद्र कौशिक पर पड़ती है, जहां वो अपने किरदार में ऐसे डूबे हुए थे जैसे मानो वो एक्टिंग नहीं बल्कि असली जिंदगी जी रहे हों। कुछ लोगों का कहना है कि उस मंच पर रविंद्र अभिनय में भी शायद एक जासूस का ही पात्र कर रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी अदाकारी देख के रॉ के ऑफिसर्स बहुत प्रभावित हो गए। कहा यह भी जाता है कि रॉ की नजर रविंद्र पर पहले से भी थी। खैर, नाटक खत्म होने के बाद उन्हें अपने पास बुलाया गया और उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। अब उनकी आपस में क्या बातें हुई ये बताना तो संभव नहीं है। संभवतः रविंद्र के सामने तात्कालिक परिस्थिति की गंभीरता के बारे में भी बताया गया होगा। नई उम्र के जवान खून के रविंद्र अपने देश के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हो गए, पर यह सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए रविंद्र को दिल्ली लाया गया और 2 सालों तक उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई। बातचीत के तौर तरीकों से लेके हथियार चलाने तक की तकनीक, पाकिस्तान के अंदर के नक्शे और खुफिया खास जगहों के बारे में भी बताया गया। साथ ही उनका धर्म परिवर्तन करके इस्लाम की धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उर्दू भाषा का भी अभ्यास कराया गया, क्योंकि राजस्थान के गंगानगर के होने की वजह से वो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा के निपुण थे। सन 1975 में एक नई पहचान, एक नए नाम जो अब नबी अहमद शाकिर हो गया था के साथ रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। वहां वो कराची के लॉ कॉलेज में दाखिला लेके LLB की पढ़ाई करने लगे। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि उस लॉ कॉलेज में पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसरों और पॉलिटिशियंस के बच्चे भी पढ़ते थे। रविंद्र ने उनसे कनेक्शंस बनाए, फिर उन्हीं की मदद और अप्रोच से पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो गए और वहां की अहम जानकारियां भारत भेजने लगे। बाद में उनकी तरक्की हुई और वो पाकिस्तानी आर्मी में मेजर बना दिए गए। उसी दौरान पाक आर्मी के किसी अफसर की बेटी अमानत से उनकी शादी हो गई और उनका एक बच्चा हुआ। सब कुछ अच्छा जा रहा था। 1989 से लेकर 1983 तक उन्होंने जो रॉ के लिए बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की वो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार थी। उन्हें भारत के तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान द्वारा ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया था। कुछ जानकार बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा यह उपाधि उन्हें दी गई थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में पाकिस्तान में अपने घर और परिवार से दूर अपने जीवन के 26 साल बिताए, पर फिर भी ऐसे जोखिम भरे कामों में पल पल में एक खतरा मंडराता रहता है पकड़े जाने का। पर रविंद्र कौशिक जी ने खुद से कभी कोई गलती नहीं की। 1983 में भारत की एक खुफिया एजेंसी ने एक फीमेल स्पाई को पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे पकड़ लिया और टॉर्चर करके पूछताछ करने पे उसने रविंद्र का नाम ले लिया। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हर हालत में रविंद्र यही कहते रह गए कि उनका नाम नबी अहमद शाकिर है, पर उनकी बात को सुना नहीं गया। 2 सालों तक उन्हें यातनाएं दी गई। फिर 1985 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र को मौत की सजा सुना दी। बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया, जो कि मौत से ज्यादा भयानक होने वाली थी। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया था। वहीं रविंद्र को दमा और टीबी हो गया। चुपके से वे भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब हो गए। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में उन पर होने वाली यातनाओं के बारे में लिखा। जेल में एक से एक यातनाएं दी गई, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। बस इतना समझ लें कि उन्हें खाने के लिए रोटियां भी कच्ची दी जाती थी और ठंड में कपड़े भी नहीं दिए जाते थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के जासूस के साथ पाकिस्तान किस हद तक की बर्बरता कर सकता है। रविंद्र ने भारत सरकार को चिट्ठियां भी लिखी कि मेरी मदद करो। एक चिट्ठी में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने पर यह इनाम मिलता है, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। शायद ये इतना आसान था भी नहीं। किसी भी देश के जासूस को पकड़े जाने के नतीजों के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। हालांकि स्पष्ट तो नहीं है, पर फिर भी कहा यह जाता है कि जब रविंद्र पकड़े नहीं गए थे तो भारत की उस दौर की प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि रविंद्र को अब किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, पर रविंद्र को अपनी पत्नी और बच्चे से सच्ची मोहब्बत थी। वो उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, जो कि भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था। नवंबर 2001 को मुल्तान के जेल में टीबी और दिल की बीमारी से उनका निधन हो गया और शायद
और शायद रविंद्र कौशिक सर को हर दर्द से मुक्ति मिल गई। लेकिन सबसे दुखद बात जो है वो ये है कि उन्हें वापस लाना शायद आसान नहीं था, पर क्या उनके निधन के बाद भी कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता था जिससे उनके बलिदानों के बारे में आम भारतीयों को पता चलता। जहां भारत में घुसपैठ करने वाले आक्रांताओं और लुटेरों के नाम पे सड़कों और शहरों का निर्माण किया गया, वहीं भारत के इस बेटे जिसने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना घर परिवार, अपने सपने, जहां तक कि अपना जीवन भी, उसके नाम पे कोई गली सड़क, कोई स्मारक या किसी गांव का निर्माण नहीं कराया जा सकता था। समय समय पर पाकिस्तान के नापाक साजिशों की खुफिया जानकारी भारत भेज के 20,000 से ज्यादा भारतीयों की जान बचाने वाले भारत के इस बेटे की कुर्बानियों के बारे में भारतवासियों को क्या पता नहीं चलना चाहिए था? पर अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा गुजरते वक्त के साथ रविंद्र कौशिक का नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। हालांकि कहा जाता है 2012 में सलमान खान की आई फिल्म एक था टाइगर का टाइटल रविंद्र कौशिक की कहानी से ही उठाया गया था। इन सब पे आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।